कितनी होगा? श्री रामलाल शर्मा। माननीय सभापति महोदय, बिराजिए। अंकित नहीं हो रहा है, बिराजिए बाप। माननीय सभापति महोदय, मैं बोलने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप टेबल कर दो। माननीय सभापति महोदय, टेबल नहीं कर रहे हैं हमें, टेबल नहीं होगा, आप बैठिए अपने। नहीं बिराजिए, बिराजिए, अपनी सीट पे जाइए। आप अपनी सीट पे जाइए। बोल दिया आपने, टेबल नहीं होगा, टेबल नहीं होगा। बिराजिए आप अपनी सीट पे, अपनी सीट पे बिराजिए आप, टेबल नहीं होगा। बाकी रह गया कुछ बोलना? माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर महेंद्र जी ने धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत की और मैं शुरू में ही जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया और सरकार ने उनसे गलत बातें उनके श्रीमुख से कहलवाई, उसका पुरजोर विरोध करता हूं। और सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं कि इन्होंने 2019 के अंदर जो पहला बजट पेश किया था, उस बजट के अंदर एक बात इन्होंने कही थी कि हमारी सरकार का विचार और व्यवहार है कि हम ट्रस्टीशिप, सामाजिक समरसता, कमजोर वर्ग का कल्याण, सुशासन, शांति और अहिंसा। और सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें रखी है, उन बातों से स्पष्ट होता है कि सरकार की कितनी तो अहिंसात्मक नीति है, कितने शांति प्रिय है और कितना सुशासन देने का काम कर रही है। सभापति महोदय, शुरुआत में करता हूं किसान से और शुरुआत करता हूं कि किस तरीके से राजस्थान के किसानों को गुमराह करने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं सीधा सीधा आरोप भी लगाता हूं कि कल जब महामहिम अभिभाषण पेश कर रहे थे और अभिभाषण पढ़ रहे थे, उस समय एक मान्य सदस्य किसान बिलों को लेकर सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। और मुझे ये लगता है कि वो मान्य सदस्य राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अब उनका लाभ भी होगा, स्वार्थ भी होगा, हित भी होगा, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन क्या उन मान्य सदस्यों को केंद्र सरकार के ऊपर कुछ बात कहने से पहले राजस्थान सरकार के कामों की तो समीक्षा कर लेनी चाहिए? या राजस्थान के अंदर क्या किसानों की सारी समस्याओं का समाधान राजस्थान की सरकार ने कर दिया? कर्ज माफी के वादे के ऊपर और संपूर्ण कर्जवादी के वादे के ऊपर यह सरकार सत्ता के अंदर आने का काम किया। क्या राजस्थान के अंदर आज भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने वाले किसान हैं, क्या उनका ऋण माफी का काम आपने कर दिया? हमारी जब सरकार थी, माननीय मंत्री महोदय, हमारी जब सरकार थी और हमारी सरकार के समय जो डिफॉल्टर थे, उन डिफॉल्टरों को श्री का शपथ पत्र लेकर दोबारा ऋण देने का काम किया था। आज राजस्थान के अंदर लाखों किसान ऐसे हैं जो डिफॉल्टर घोषित करने के बाद में आज भी उनको दोबारा ऋण देने का काम नहीं हुआ। आज भी राजस्थान के अंदर 10,000 रुपए की सब्सिडी जो हमारी सरकार देकर गई थी, वो 10,000 रुपए की सब्सिडी आपको ने बंद करने का काम किया है। आज भी राजस्थान के अंदर किसानों की लाखों रुपए की वीसीआर बनने का काम सरकार कर रही है, जिसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। सभापति महोदय, आज भी राजस्थान के अंदर जो किसान का 15 HP का कनेक्शन था, वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से आप 5 घंटे या 6 घंटे जो बिजली दे रहे हो, 1 घंटे से ज्यादा अपना ट्यूबवेल वो चला नहीं सकता, 2 घंटे उसको ट्यूबवेल बंद करना पड़ता है। लेकिन वो किसान 1000 चक्कर लगाने के उपरांत भी लोड बढ़ाने के लिए तो आप बिना जांच की लोड बढ़ा के आ जाओगे। जो किसान चक्कर काट रहा है कि मेरे ट्यूबवेल के अंदर पानी नहीं है, 4 घंटे भी लगातार मेरा ट्यूबवेल चल नहीं सकता, मैं चाहता हूं कि मेरे ट्यूबवेल के अंदर लोड कम किया जाए, मैं सिंगल फेज की 5 HP की मोटर लगाना चाहता हूं। आपकी सरकार एक भी किसान को लोड कम करने की अनुमति नहीं देती, लोड बढ़ाने की अनुमति जरूर देती है। और आप कह रहे हो कि हमारी सरकार वादा करके आई थी कि हम बिजली के दरों के अंदर वृद्धि करने का काम नहीं करेंगे। लेकिन सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर ये दोहरा मापदंड, अजमेर डिस्कॉम के अंदर 2 माह से बिल आते हैं, आपके सिक्कर के अंदर भी 2 माह से बिल आते हैं। तो फूफा जी, आपने तो अपना हित साध लिया, अजमेर डिस्कॉम के अंदर 2 महीने से बिल ले रहे हो, लेकिन ससुराल वालों ने क्या गलती की थी? उनके हर महीने बिल दे रहे हैं। तो सभापति महोदय, आज आसन के ऊपर आप विराजमान हो, आज आप सरकार को निर्देश दो कि जयपुर डिस्कॉम के बिल आएंगे, वो भी 2 महीने से आएंगे, 1 महीने से नहीं आएंगे। और 2 महीने से बिल आने से सबसे बड़ा नुकसान ये है सभापति महोदय कि जो फिक्स चार्ज की राशि थी, पहले 2 महीने में एक बार फिक्स चार्ज लगता था, अब हर महीने उपभोक्ताओं को फिर फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है। और सभापति महोदय, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर सरकार कह रही थी कि हम बिजली के बिलों के अंदर वृद्धि नहीं करेंगे। इनके आंकड़े में लेके आया हूं सभापति महोदय, 2018 में 0 से 50 यूनिट खर्च करने पर 3 रुपये 85 पैसे पर यूनिट, अब 2020 के अंदर 4 रुपये 75 पैसे पर यूनिट, 2018 के अंदर फिक्स चार्ज 50 यूनिट तक 100 रुपये, अब सरकार ले रही है 125 रुपये।
51 यूनिट से लेकर 150 यूनिट प्रति यूनिट 6 रुपये 10 पैसे, अब इन्होंने कर दिया 6 रुपये 50 पैसे। पहले फिक्स चार्ज लेती थी 200 रुपये, अब फिक्स चार्ज है 300 यूनिट से 500 यूनिट, पहले 2006 रुपये 70 पैसे, अब वर्तमान में ले रहे हैं 7 रुपये 65 पैसे। 2018 में फिक्स चार्ज था 265 रुपये, अब सरकार वसूल कर रही है 345 रुपये। और इसी तरीके से वाणिज्य कॉमर्शियल के अंदर भी सभापति महोदय आप देखोगे कि 100 यूनिट तक पहले प्रति यूनिट 7 रुपये 55 पैसे वसूल किए जाते थे, अब वसूल कर रहे हैं फिक्स चार्ज पहले 230 रुपये थे, अब इस फिक्स चार्ज को बढ़ा के कर दिए 300 रुपये। पहले 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट के बीच में 8 रुपये प्रति यूनिट के लिए जाते थे, फिक्स चार्ज था 230 रुपये, अब 8 रुपये 50 पैसे। और माननीय उपनेता महोदय, अगर सदन की परंपराओं का वेलना करेंगे, वक्ता के और आसन के बीच में से अगर क्रॉस करेंगे, ये वक्ता और भूपाजी का रिश्ता है, क्रॉस कर सकते हैं। आप अभी भी दोबारा क्रॉस करके आए माननीय उपनेता महोदय, ये क्रॉस करना ही कहते हैं, इसको क्रॉस करना ही कहते हैं। आप सीखो आपसे वरिष्ठ लोगों से। और सभापति महोदय आपने जिंदगी में हमेशा क्रॉस ही किया, इसलिए क्रॉस की डेफिनेशन आपको दूसरे लिहाज से मैं अधिकांश मामलों में आपसे पीछे हूं। और सभापति महोदय 500 यूनिट तक पहले 8 रुपये 80 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए। सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाए। सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया। और सभापति महोदय पहले 500 यूनिट तक 8 रुपये 80 पैसे पर यूनिट के चार्जेज होते थे, फिक्स चार्ज 300 रुपये। अब सरकार ने 2020 के अंदर कर दिए 8 रुपये 95 पैसे और फिक्स चार्ज कर दिए 460 रुपये। सभापति महोदय सरकार कहती है कि हम 1 पैसा भी बिजली के दाम करेंगे। ये आंकड़ों के साथ मैं बता रहा हूं कि सरकार ने पिछले 2 सालों के अंदर कितनी बिजली के बिलों के अंदर वृद्धि करने का काम किया है। और सभापति महोदय अभी बात आई कि किसान की, सभापति महोदय ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, आपने राजस्थान के अंदर 1 बोरी भी अगर बाजरे की एमएसपी के ऊपर खरीदी हो तो बता दें। राजस्थान के किसान जो बॉर्डर के लगते हुए हैं, चाहे वो झुंझुनू के हो, चाहे वो चूरू के हो, चाहे गंगानगर के हो, चाहे हनुमानगढ़ के हो, सारे के सारे किसान हरियाणा के अंदर जाके एमएसपी के ऊपर बाजरा बेच कर आने का काम किया था। लेकिन राजस्थान की सरकार ने 1 बोरी भी एमएसपी के ऊपर बाजरे की खरीद नहीं की। जब केंद्र सरकार ने कहा था कि आप हमारे को अनुशंसा पत्र भेज दो, हम आपको परमिशन देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी नीयत ठीक नहीं थी और 1 बोरी भी बाजरा की खरीद नहीं की। और सभापति महोदय आपको तो पता है, सीकर के अंदर नकली बाजरे का बीज किसानों को देकर और उनको नुकसान करने का काम भी सरकार ने किया है, उसको कभी किसान माफ करने वाला नहीं है। और सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने जब पहला बजट पेश किया तो उसमें कहा था कि हम 1000 करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष की बनाने की घोषणा करते हैं। क्या बन गया क्या 1000 करोड़ का कृषक कल्याण कोष? सचेतक महोदय 1000 करोड़ रुपए का कृषक बात जारी रखें आप। कल्याण कोष। और सभापति महोदय सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम हमारी सरकार थी, वो कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से हजारों किलोमीटर सड़कें बनाने का काम की थी किसान पथ के नाम पे। इस सरकार ने 2 साल के अंदर किसान पथ के नाम पर 1 किलोमीटर सड़क बनाने का काम नहीं किया। ये कहां किसानों का भला करने का काम करेंगे? हैं? आप यहां बढ़ सकती है ना, आप कांग्रेस के विधायक इसलिए बन सकती है। आपके बनने का कारण सरकार कैसे काम कर रही है वो तो अनिता जी ने बता दिया ना। और सभापति महोदय सरकार ने घोषणा की थी बजट के अंदर कि हम 0 बजट की प्राकृतिक खेती करने का काम करेंगे। सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है। और सभापति महोदय जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बिजली के दरों के अंदर बेहिसाब से वृद्धि की गई है, किसानों की अनदेखी की गई है, उसी तरीके से सरकार ने बजट के अंदर घोषणा की थी कि हम गौशालाओं का अनुदान 145% बढ़ाएंगे। 1% भी बढ़ाएंगे गौशालाओं का अनुदान। जो अनुदान मिल रहा था 6 महीने का, वो अनुदान भी आपने बंद कर दिया। और वर्तमान के अंदर जो आपने कहा था कि हम 9 महीने का अनुदान देंगे, 9 महीने का अनुदान तो छोड़ो, 6 महीने का अनुदान भी आपकी सरकार नहीं दे रही। कम से कम गौ माता जो बोल नहीं सकती उसके पक्ष के अंदर तो खड़े रहो। कम से कम राजस्थान की सरकार जो अनुदान देती थी वो अनुदान तो उनको लौटाएं। और आपने घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर के ऊपर हम नंदीशालाएं खोलेंगे। एक भी नंदीशालाएं खुली हो तो आप मुझे बता दो कि साहब हमने पंचायत समिति के अंदर एक जगह तो कोई नंदीशालाएं खोलने का काम किया है। सिर्फ थोती घोषणाएं करने का काम सभापति महोदय कर रहे हैं। और कोरोना के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने बहुत बेहतरीन प्रबंधन किए हैं। राजस्थान के अंदर सिर्फ निर्देश देने के अलावा राजस्थान की सरकार ने कोई काम नहीं किया सभापति महोदय। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन्होंने जो शेल्टर डेवलप करने के निर्देश दिए गए थे, सारे शेल्टरों के अंदर भोजन की व्यवस्था या तो
स्थानीय लोगों ने की है या स्वयंसेवी संस्थाओं ने की है। सरकार की जेब से एक पैसा नहीं दिया। और सभापति महोदय, सबसे बड़ा आरोप में लगाने का काम कर रहा हूं सरकार के ऊपर, जो विधायक कोष से सरकार ने जो हमारे से पैसा हमने दिया था अनाज वितरण करने के लिए, किट वितरण करने के लिए, उसको भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वितरण किया। हमारे विधायक कोष के पैसे का दुरुपयोग करने का काम भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। और सभापति महोदय, आज भी आप भी अगर विधायक कोष की अनुशंसा करते हो, अनुशंसा के साथ ही जिला परिषद सबसे पहले प्रशासनिक स्वीकृति निकालने का काम करता था। अब इस सरकार के आने के बाद में उल्टा सिस्टम चालू है। आपने अगर विधायक कोष की अनुशंसा की, पहले आप उसकी एस्टिमेट बना के लाओ, एस्टिमेट के बाद में फिर उसकी टीएस बना के लाओ, टीएस के बाद में फिर एस निकलेगी और फिर उसके बाद में एफएस निकलेगी। सरकार साफ साफ कहते हैं कि हमारे खजाने में पैसा नहीं है, इसलिए हम चक्कर कटवाने के काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं 90% विधायकों का पैसा सरकार की अनुशंसा अगर हो गई, उसमें से 30% पैसा भी रिलीज करने का काम सरकार नहीं करी। और सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, राजस्थान की सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और उपलब्धियां इस बात की हासिल की है, जो हमारी सरकार के समय योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को बंद करने का काम किया है। सभापति महोदय, एक एक योजनाओं का मैं नाम ले रहा हूं जिन योजनाओं को सरकार ने बंद करने का काम किया है। अन्नपूर्णा रसोई योजना बंद, मुख्यमंत्री जल स्वाबन योजना बंद, गौरवपति योजना बंद, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना बंद, किसानों की बिजली सब्सिडी योजना बंद, स्टेट रोडों पे टोल फ्री योजना बंद, बाबा साहब अम्बेडकर सामुदायिक भवन योजना बंद, मुख्यमंत्री दुग्ध योजना बंद। सारी की सारी लोक कल्याणकारी और जनहित की जो योजनाएं थी उनको बंद करने का काम सरकार ने किया है। और सभापति महोदय, सरकार कहती है कि हम संवेदनशील है, संवेदनशील होती है तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को आप बंद करने का काम नहीं करते। आप कल्पना करो, जिसकी जेब के अंदर पैसा नहीं है और बिना पैसे के वो इलाज कैसे करवाएगा। 2.25 साल तक आपने उस योजना को बंद करके हजारों लोगों को काल के ग्रास में भेजने का काम किया है। उनकी आत्माएं आपको कभी माफ नहीं करेगी। पैसे के अभाव के अंदर निजी चिकित्सालयों ने उनके अंदर घुसने नहीं दिया, सरकारी चिकित्सालयों के अंदर आपने ऑपरेशन नहीं किए, उसके बावजूद वो तड़पते रहे, मरते रहे इलाज के अभाव के अंदर, आपको कभी वो माफ करने वाला नहीं है। और सभापति महोदय, निवेदन करूंगा, जो घोषणाएं इन्होंने की थी, चाहे वो प्रियदर्शनी योजना हो, विकास पथ की हो, नाबार्ड से लोन लेकर ऋण सड़कें बनाने की बात हो, जयपुर को भिखारी मुक्त बनाएंगे। क्यों एमएलए साहब, आपने कहा था ना कि किसी चौराहे के ऊपर भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य एक दिन कह रहे थे बजट के दौरान, सरकार कितनी संवेदनशील है, इनका मर्म कितना है, एक भिखारी भी स्वाभिमान की जिंदगी जिए। सारे के सारे भिखारी आज भी सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हैं। आपने एक भी आसियाना अगर उनको उपलब्ध कराया हो तो आप बता दो कि हमने वहां आसियाना उपलब्ध कराने का काम किया है। आप घोषणाएं बढ़िया करते हो, मानते हैं, लेकिन उन घोषणाओं को धरातल के ऊपर लाने का काम भी तो करें। और सभापति महोदय, आपने घोषणा की थी कि हम सदन के नेता घोषणा करके आए थे, मेरे गोविंदगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ी सभा हुई थी कि हम गोविंदगढ़ तक मेट्रो पहुंचा देंगे। पहुंचा दी कि मेट्रो गोविंदगढ़ तक? आप अंबाबाड़ी तक तो पहुंचो तो सेकंड फेज की, गोविंदगढ़ तो बाद में पहुंचा देना। सिर्फ झूठी घोषणाएं करने के अलावा आपकी सरकार के पास कुछ भी नहीं है। और सभापति महोदय, राजस्थान अपराध के मामले में गैंगरेप आम हो चुके हैं, गैंगवार आम हो चुका है, बजरी माफिया, और मैं तो सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, बिना प्रशासनिक सह के कोई भी बजरी का अवैध खनन नहीं कर सकता। एक पैसा फूटी कोड़ी राज्य के राजस्व के अंदर आ नहीं रही, और उसके बाद में प्रतिदिन हजारों ट्रक अवैध बजरी के खनन के हो रहे हैं। रात के समय सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे नीचे के लगा हुआ हो चाहे पुलिस महकमे के अंदर हो, ट्रक और टैंगिए ट्रक गिनने का काम करते हैं, कितने ट्रक निकले, कितने डंपर निकले, बजरी का कितना पैसा कहां पहुंचेगा। और मेरा सीधा सीधा आरोप है, जब तक राज्य सरकार के कोई उच्च अधिकारी इसमें शामिल नहीं हो, किसी की मजाल नहीं है बजरी का अवैध खनन हो जाए, राज्य को एक पैसे का बजट मिले नहीं, राज्य के कोष के अंदर 1 रुपया जाए नहीं, और किस तरीके से अवैध खनन बजरी का हो रहा है उसके ऊपर भी सरकार स्पष्ट करे कि बजरी के मामले में क्या नीति लेकर आ रही है। अब सरकार लेके आ रही है सभापति महोदय नई आबकारी नीति। जो बेचारा बेरोजगार युवा है वो भी कभी कल्पना कर सकता था कि लॉटरी के अंदर मेरा नंबर भी आ सकता था दुकानों में। सरकार कह रही है कि एक भी दुकान की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन नई आबकारी नीति लेके आएंगे। क्या करोगे आबकारी नीति के अंदर? हम बोली लगाएंगे, ऑक्शन करेंगे, जो ज्यादा पैसे देगा उसको दुकान छोड़ने का काम करेंगे। राजस्थान के अंदर इस शराब माफिया को पनपाने वाली नीति आप लेके आ रहे हो चंद पैसों के लिए। क्यों गरीब आदमी जो आशा और उम्मीद ये कर सकता है कि लॉटरी में मेरा नंबर भी आ सकता है, उस युवा के सपनों को ऊपर कुटाराघात करने का काम सरकार कर रही है। इसलिए सभापति महोदय मेरा निवेदन है आपसे, नई आबकारी नीति का मैं घोर विरोध करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में चंद पैसों के चक्कर के अंदर राजस्थान के अंदर उस माफिया को आप पनपाने का काम करोगे। जो गैंगवार से राजस्थान जूझ रहा है, आने वाले समय के अंदर इन माफियाओं से राजस्थान को और जूझना पड़ेगा। और सभापति महोदय महिला अपराध के बारे में तो मेरे पूर्व वक्ता बहुत कह चुके, मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।
राजस्थान पहले नंबर पे महिला अपराध के अंदर पहुंच चुका है। राजस्थान के अंदर लॉकडाउन के दौरान भी 2020 के अंदर 1700 हत्याएं हुई है। ये 1700 हत्याएं कम नहीं होती है। और लॉकडाउन के बाद में जिन परिस्थितियों में आत्महत्या हो रही है, एक बार सरकार आंकड़े तो दिखवा ले कितनी आत्महत्याएं पिछले दिनों के अंदर हुई है। सामाजिक तनाव, सुबह उपनेता जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है सभापति महोदय। चंद स्वार्थ की वजह से अधिक मूल्य के अंदर पैसा लेके और जो ब्याज का काम करने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा उनसे पीड़ित है। सरकार को तत्काल चाहिए उसके ऊपर कानून बनाने का काम करे। और सभापति महोदय, आपको किसने कहा था कि वोट मांगने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करो? राजस्थान के अंदर संविदा कर्मियों के साथ में जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हो वो सबको पता है। सभापति महोदय, जिस तरीके से मनरेगा में 60,000, विद्यार्थी मित्र 24,000, पंचायत सहायक 27,000, पैरा टीचर 15,000, फार्मासिस्ट 1500, एनआरएचएम 4,500, प्रेरक 1750, जनता जल योजना 10,000, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 62,000, आशा सहयोगिनी 58,000, सहायिका 56,000। ये आपके संविदा कर्मी है। फुफाजीवाड़ा प्रिविलेज तो दो सभापति महोदय, फुफाजीवाड़ा। सभापति महोदय 2 मिनट। सभापति महोदय, मैं कहूंगा आज भी राजस्थान के अभी तो सभापति महोदय मेरा लिखा हुआ 15 मिनट, अभी तो मेरी 9 मिनट हुई है सभापति महोदय। सभापति महोदय 1 मिनट आगे बेटा। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, जो राजस्थान के संविदा कर्मियों के साथ आपने जो धोखाधड़ी की है, आने वाले समय के अंदर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और सभापति महोदय, भर्तियों की बात तो बहुत लोगों ने की है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान के सारे अधिकारी सड़कों के ऊपर है। पटवारी देखो सड़कों के ऊपर है। आपके विकास अधिकारी स्वैच्छिक मृत्यु मांग रहे हैं और कलेक्टर को कहें कि हमारे को स्वेच्छा मृत्यु देने का काम करें। आप उनका पदोन्नति नहीं कर रहे, पटवारियों की आप पदोन्नति नहीं कर रहे। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 2018 के अंदर आरपीएससी की भर्ती जो प्रशासनिक सेवा इस उम्मीद के साथ है कि मेरा बेटा जयपुर के अंदर हजारों रुपए खर्च करके कोचिंग कर रहा है, कमरा किराया लेकर रह रहा है, वो कुछ ना कुछ बन के आएगा। 2018 के बाद में आरपीएससी के आज भी रिजल्ट के इंतजार के अंदर वो युवा बैठा हुआ है। 2019 की भर्ती आपने निकाली नहीं, 2020 की भर्ती आपने निकाली नहीं, क्यों नहीं आरपीएससी से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की भर्तियां आप निकालने का काम करे हो? मेरा सभापति महोदय सीधा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर। यह सरकार हर मोर्चे के ऊपर विफल है। और महामहिम राज्यपाल महोदय से जिस तरीके से असत्य वाचन करवाया एक एक शब्द का, मैं उनका घोर विरोध करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि नेक रास्ते के ऊपर ये चले। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय,